Okay. So now can we see the screen? Just a Yes, minute. ma'am. Just a minute. Okay. Full screen. Yeah. ओके अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए. क्वेश्चंस है, अगर आप आंसर देना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाउ बिग द बलून इज, हाउ बिग, हाउ टॉल आर यू, हाउ वाइड इज इट, हाउ far are you standing, how many chocolates, how deep this well is, how much hot milk is, how strong are you, how heavy maybe something is, how fast are you in writing, you're so loud. तो ये सब अगर क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखती हूं तो आप अगर इसका जवाब देना चाहते हैं तो किस तरह से देंगे? अगर मैंने आपको पूछा हाउ बिग, आप कैसे बताएंगे? कैसे आप उसको एग्जैक्ट आंसर देंगे उसका कि हाउ बिग इट इज? कैसे बताएंगे? कैसे उसको आंसर करेंगे? एनीवन? हाउ टॉल, अगर आपको देखना है कि भाई आप कितने टॉल हो तो आप उसको जवाब कैसे देंगे मुझे? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? मेजर। एनीवन? यस. सो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको मेजर करेंगे. सो ये जो इतने सारे सवाल हैं कि भाई कितना चेंज हुआ, क्या टाइम हुआ, कितना फोर्स है, ये सब जवाब अगर आपको देने हैं तो वो चीज को आपको उसके पर्टिकुलर यूनिट में मेजर करना पड़ता है. ठीक है, और जब आप वो चीज को मेजर करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो जस्ट एन एग्जाम्पल कि जैसे मुझे किसी भी बच्चे का बॉडी मास इंडेक्स देखना है. सो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है कि आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, हाइट और वेट मैच होना चाहिए, दैट इज नोन एज बॉडी मास इंडेक्स. तो बॉडी मास इंडेक्स देखने के लिए मुझे क्या वेट, यहाँ पे क्या मेजर करना पड़ेगा? बच्चे का हाइट देखना पड़ेगा, बच्चे का वेट देखना पड़ेगा, फिर मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगा. इसी तरह से मैं देखना चाहती हूँ कि भाई आप लोग कितने वेल्दी पर्सन हो, कितने पैसे वाले हो. तो मैं क्या करूंगी? आपके पास जितने भी एसेट्स है, आपका कार, आपका गाड़ी, आपका बंगला, आपका बैंक बैलेंस, एवरीथिंग आई विल ऐड, और फिर मैं बोल सकती हूँ कि भाई इसके पास इतना वेल्थ है. तो आपने वेल्थ को मेजर करने के लिए क्या किया? सभी एसेट्स को सम अप किया और आपको पता चल गया कि भाई बंदे के पास कितना वेल्थ है. इसी तरह से आपने इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा है कि यूटिलिटी को मेजर करना है. व्हाट इज यूटिलिटी? व्हाट इज यूटिलिटी? Want satisfying यूटिलिटी power. इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर. तो उसको कैसे मेजर करते हैं? उसका यूनिट क्या है? यूटिल्स. आपने जिसने भी वीडियो लेक्चर देखा होगा उसको, उसमें मैम ने मेंशन किया था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स. सो दैट इज अ यूनिट फॉर द यूटिलिटी. तो इसी तरह से अब मैं करना चाहती हूँ क्या मेजर? मुझे देखना है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है कंट्री में. तो उसका मेजरमेंट मैं कैसे करूंगी? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हम मेजर करना चाहते हैं. क्या मेजर करना चाहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो राइट डाउन योर टुडेज टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मतलब कोई भी कंट्री, इंडिया है, यूएसए है, जापान है, कनाडा है, कोई भी कंट्री का अगर मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगी? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम देखेंगे कि कैसे मेजर करना है. तो उसके लिए दो इंडिकेटर्स हैं. सो यू कैन स्टार्ट नोटिंग डाउन. आई डिक्टेटेड. हेडिंग लिखना है पहले. क्या हेडिंग है? मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के देर आर टू इंडिकेटर्स. नोट डाउन. टू इंडिकेटर्स. अब टू इंडिकेटर्स में सबसे पहला है इनकम इंडिकेटर. आप है ना यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना इनकम इंडिकेटर एंड नॉन इनकम इंडिकेटर, इसको आप इस तरह से फ्लो चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी कर सकते हैं. आई होप आर यू एबल टू सी, लाइक जैसे दो कैटेगरीज हम करते हैं. सो यू कैन राइट वन साइड इनकम इंडिकेटर्स एंड वन साइड नॉन इनकम इंडिकेटर्स. अगर आपको ऐसे भी कॉपी करना है तो चलेगा, फ्लो चार्ट में करना है तो भी चलेगा. अब
इनकम इंडिकेटर में क्या आता है? सो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो इनकम इंडिकेटर में आता है RNI. द फुल फॉर्म ऑफ RNI इज रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, and RPCI. The full form of RPCI is real per capita income, real per capita income. I will see that many of them are writing, making notes. Very good, I can see all of you. Please, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझना और कहीं नोट डाउन करना, बिकॉज आप पैम्पलेट में ये चीज देखने जाओगे ना तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होगी, पर यहाँ पे जूम सेशन में आपको एक बेनिफिट रहता है कि जो मेन जिस्ट होता है ना वो आपको समझने को मिलता है, राइट? ओके, अभी जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने अगर ये लिख लिया हो, इनकम इंडिकेटर्स की कैटेगरी में क्या आता है? RNI, दैट इज रियल नेशनल इनकम, एंड रियल पर कैपिटल इनकम, जिसको हम बोल सकते हैं GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल, ये अदर नेम है उसका, ठीक है। अब नॉन इनकम इंडिकेटर में क्या आता है? सो नॉन इनकम इंडिकेटर का है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. फुल फॉर्म ऑफ PQLI इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. अब जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि हर किसी कास्ट में ऐसा होता होगा कि नहीं, बट नाउ आई एम सिंधी. सो सिंधीज में कैसा होता है कि जैसे बिफोर मैरिज आपका नाम अलग होता है और मैरिज के बाद आपका नाम चेंज हो जाता है. तो बिफोर मैरिज माय नेम वाज दीपा एंड आफ्टर मैरिज माय नेम इज प्रगति, बट आपके सामने दीपा ही है. सो दीपा और प्रगति नाम भले अलग अलग है पर इंसान तो सेम ही है ना, मतलब तो सेम ही है ना, बंदा तो वही खड़ा है ना. तो यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है कि जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है RNI एंड RPCI, तो अगर मुझे RNI दैट इज रियल नेशनल इनकम नहीं बोलना है तो मैं उसको GNP भी बोल सकती हूँ. इसका मतलब रियल नेशनल इनकम and gross national product is same. क्या बोला मैंने? रियल नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज सेम. दीपा मैडम एंड प्रगति मैडम सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? शादी से पहले एंड शादी के बाद, ऐसा वाला. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? नेशनल इनकम, इनकम मतलब मॉनिटरी टर्म्स में, एंड नेशनल प्रोडक्ट मतलब आउटपुट टर्म्स में, बात सेम ही है. इसी तरह से RPCI दैट इज रियल पर कैपिटा इनकम सेम है, किसके साथ सेम है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा. क्लियर हो गया? यस और नो? सो अगर मैं RNI की जगह GNP यूज करूं तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको याद कर लेना है कि प्रोडक्ट मतलब आउटपुट टर्म्स में, इनकम मतलब मॉनिटरी टर्म्स से. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर जो ये क्लाउड में लिखा हुआ है, रियल मीन्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट. ये आपको थ्रू आउट द सेशन याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए. बहुत ही ऐसे ही क्लाउड में ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए, रियल मीन्स कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट? जहां पे प्राइस चेंज नहीं होता है, मतलब चाहे 2001 हो, चाहे 2002 हो, चाहे 2020 हो, रियल मतलब प्राइस वही का वही है. ओके, एम आई क्लियर? चलो अभी मैं किसको पूछूंगी? मैं पूछूंगी निजामपुरा खुशहाली. यस, प्लीज अनम्यूट कीजिए. निजामपुरा खुशहाली.
Yes, ma'am. यस खुशहाली, हमने क्या स्टार्ट किया है? व्हाट इज टुडेज टॉपिक? Indicators. इंडिकेटर्स। किस चीज के इंडिकेटर्स? Income or non-income. नहीं नहीं, किस चीज के, किसके इंडिकेटर्स? माय क्वेश्चन इज इंडिकेटर्स किस चीज के कर रहे हैं, कौन से टॉपिक के कर रहे हैं? यस कृति फ्रॉम ओपी रोड। कृति, किस चीज के Yes, इंडिकेटर्स? ma'am. किस चीज के? Measurement of economic development. यस तो योर आंसर शुड बी, हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो धवल फ्रॉम प्रताप नगर, इसको भी मैं अभी अच्छे से पहचान गई हूँ, बहुत ही सिंसियर बच्चा है, हमेशा कैमरा ऑन रखता है और अच्छे से नोट्स करता है। देखो आप अपना कैमरा ऑन रखते हैं तो मैडम आपको नोट कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, और ऐसे कनेक्शन बनता है कि भाई हाँ ये बच्चा है। जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनको तो मैंने देखा भी नहीं है। सो प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए। यस धवल, कौन से इंडिकेटर्स हैं? There are two indicators, income indicators and non-income indicators. ओके, इनकम इंडिकेटर्स में? Income indicators में real national income, which is equal to gross national product, and Very good. real per capita income, which is equal to gross national product per capita. Excellent, excellent. Yes, Non-income indicators, we have PQLI, which means per capita life index. फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। Physical quality life index. Yes, sorry. वेरी गुड Physical धवल, quality life. एक्सीलेंट। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस करी है कि रियल मीन्स कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। अब आपके सामने जो स्लाइड है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो टेबल है, प्लीज म्यूट कीजिए, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए। ओके, अब ये जो चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, समझो मैक्सिमम एमसीक्यूज इसमें से ही आने वाले हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज इसमें से ही आएंगे, तो ये तो हमको पता होने ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट बॉक्स है जहां पे मैंने लिखा हुआ है रियल नेशनल इनकम। सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रियल नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये आउटपुट टर्म्स में है और ये इनकम टर्म्स में है। सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है रियल पर कैपिटा इनकम, जिसको हम अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल। थर्ड है PQLI, जो नॉन इनकम इंडिकेटर है, जिसको हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये पूरा टेबल आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने ये जो पहले वाले दो कॉलम्स है, आई कैन सी दैट Aksha Khan from OP Road has started writing. Please wait for the instruction. राइट पहले वाले जो दो कॉलम्स हैं वो आपको नहीं लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है खाली लास्ट वाला कॉलम जिसमें मीनिंग बताया गया है। सो सबसे पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियल नेशनल इनकम? सो आई विल रीड आउट फर्स्ट। रियल नेशनल इनकम मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने ऑलरेडी आपको बताया टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स मिला के जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन। और वो टोटल प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ नेशनल इनकम। पर यहाँ पे नेशनल इनकम के आगे रियल वर्ड लिखा हुआ है। सो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, रियल मीन्स, ब्रैकेट में देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। मतलब हम नेशनल इनकम बता रहे हैं पर कौन से टर्म्स में? रियल टर्म्स में, जहां पे नेशनल इनकम में चेंजेस कंसीडर होंगे पर प्राइस में चेंजेस हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। राइट, सो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। मैं क्विकली डिक्टेट करती हूं मीनिंग ऑफ रियल नेशनल इनकम। सो अभी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसको पूरा रियल नेशनल इनकम मत लिखना। RNI means total output of goods and services. Total output of goods and services in real terms. मैं बार बार real terms highlight कर रही हूं
real means price constant. ओके क्लियर? आई होप सबने लिख लिया. लेट्स गो टू दी सेकंड. हाँ रिपीट करूं? यस रिपीट. देखो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी है. RNI मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रियल टर्म्स. रियल टर्म्स मीन्स प्राइस कांस्टेंट. ओके कैन आई गो अहेड नाउ? यस ओके चलिए. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ रियल पर कैपिटल इनकम. अब रियल पर कैपिटल इनकम मतलब क्या? सो रियल पर कैपिटल इनकम को हमको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं पर फॉर्मूला के फॉर्म में समझना है, और जो फॉर्मूला आपको पूछी जा सकती है. देखिए सिंपल आपको मैं समझाती हूँ कि आपकी कंट्री का जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम को जब हम कंट्री की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको पता चल जाएगा पर कैपिटल इनकम. सो दैट मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड विथ पॉपुलेशन यू गेट पर कैपिटल इनकम. पर अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रियल. अगेन आई एम हाईलाइटिंग, मुझे पर कैपिटल इनकम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? रियल पर कैपिटल इनकम चाहिए. सो मुझे क्या करना है? जहां पे मैं नेशनल इनकम लिखने वाली हूं उसके आगे मैं वर्ड लगा दूंगी रियल. सो दैट मीन्स नोट डाउन, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, रियल पर कैपिटल इनकम इक्वल्स टू दी रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. Again I am repeating, what is the formula for real per capita income? When you divide real national income with the population you get real per capita income. वहां पे ये फॉर्मूला बॉक्स में लिख दीजिए और वहां पे लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे लिख दीजिए. एमसीक्यू में ये पूछने का चांस है. चलिए अब मैंने आपको बताया कि रियल पर कैपिटल इनकम का अदर टर्म क्या है. अदर टर्म क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटल. तो यहां पे जस्ट फोकस कीजिए जहां पे मैंने रियल नेशनल इनकम लिखा है, तो यही फॉर्मूला को मैं रिप्लेस भी करती हूं. रियल नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सेम चीज हुई. यस और नो? यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी बताया रियल नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोनों सेम चीजें हैं. तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रियल नेशनल इनकम को रिप्लेस किया किसके साथ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के साथ. और रियल मतलब क्या? कांस्टेंट प्राइस. तो यही फॉर्मूला मैं अदर टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस डिवाइडेड विद पॉपुलेशन. एनी फॉर्मूला यू कैन यूज, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है. सिर्फ हमको ध्यान क्या रखना है, जहां पे आपने रियल लिखा है तो वहां पे हमको कांस्टेंट प्राइस लिख देना है. ओके आई होप आई एम क्लियर. यस और नो? यस मैम. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? गिव मी 1 minute. I will just attend one call. Just a minute. हेलो. हाँ हाँ ओके थैंक यू. चलिए सॉरी स्टूडेंट्स. ओके नाउ नेक्स्ट इज PQLI. अब PQLI का फॉर्मूला क्या है? अच्छा PQLI का फॉर्मूला बोलने से पहले अगेन वी विल रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ दिस. व्हाट इज द फॉर्मूला? सॉरी व्हाट इज द फुल फॉर्म? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. वेरी गुड. अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके 3 इंडिकेटर्स हैं. नोट डाउन, पहले मैं डिक्टेट करूंगी फिर मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी. मेन 3 इंडिकेटर्स. अब जब भी आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपको मेजर करना है तो सबसे पहला इंडेक्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नोट डाउन, फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड literacy rate, and third infant mortality rate.
इसका मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अगर मुझे मेजर करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये 3 चीजें मेजर करनी पड़ेगी। कौन सी 3 चीजें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए मैंने इसको लिखा PQLI इक्वल्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI। LEI का मतलब जो फर्स्ट इंडिकेटर था लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। सेकंड आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये B बाय मिस्टेक हो गया है, दैट इज LI ओनली, ठीक है। सो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट यहाँ पे मैं वापस बोल रही हूँ, B बाय मिस्टेक हो गया है, लिटरेसी रेट दैट इज LI लिखिए, सिर्फ LR भी लिख सकते हैं आप उसको, मैंने लिटरेसी LI लिखा है। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMI, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स भी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। IMI इसलिए लिखा है, लास्ट I इज फॉर इंडेक्स, सो इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला पे भी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको MCQ में आ सकता है, राइट। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे हेडिंग ही ऐसा दिया था कि टर्म्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो चीजें आपको इंडियन इकोनॉमी में इसमें पता होनी चाहिए वो ये चार्ट है। नाउ I am going to the next slide, we will continue this thing in detail. ओके अब ये वाला जो स्लाइड है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से करना है, मतलब ऊपर ऊपर से करना है, मतलब बता दूं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन ये जस्ट गो थ्रू करना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रीवियस स्लाइड था, राइट। सो हेडिंग दीजिए लिमिटेशंस ऑफ रियल नेशनल इनकम। अब रियल नेशनल इनकम मतलब जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो सबसे पहला वाला ये था रियल नेशनल इनकम, इसके हम लिमिटेशंस डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहला लिमिटेशन रियल वर्ल्ड मतलब क्या? प्राइस इज कांस्टेंट। तो देखिए इट डज नॉट कंसिडर द चेंज इन प्राइस, तो ये उसका एक लिमिटेशन है। देखिए एक सिंपल चीज समझिए कि जब अगर मैं 2010 की बात करूं और अभी 2020 चल रहा है, क्या ये 10 सालों में प्राइसेस चेंज नहीं हुए हैं? कितनी महंगाई बढ़ रही है और कितने प्राइसेस आप देखिए, इन्फ्लेशन कितना आ रहा है। सो अगर आप नेशनल इनकम रियल टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब आप इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। पर अगर आप इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? सो ये उसका फर्स्ट लिमिटेशन है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि नेशनल इनकम 2011 में 1000 था, 2020 में मे बी नेशनल इनकम 5000 है। तो खाली अगर मैं 2011 और 2020 को कंपेयर करूं तो मैं तो खुश हो जाऊंगी कि यार नेशनल इनकम बढ़ गया है कंट्री का, पर उसके साथ साथ प्राइसेस भी तो बढ़े हैं, तो फिर ग्रोथ तो नहीं हुआ, डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। तो आप अगर रियल टर्म्स में करते हो, मतलब ये जो प्राइस का कंसेप्ट है वो आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ रियल नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे प्राइस तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ साथ पॉपुलेशन को भी कंसीडर नहीं किया जाता है। अब जस्ट मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में मंथली इनकम 50,000 का आता है और वो 50,000 रुपीस में खाने वाला कौन? मी एंड माय हस्बैंड, सिर्फ 2 ही जने हैं, तो इनफ है, 50,000 ओनली फॉर 2 पीपल इनफ। पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं, ऐसा अज्यूम कीजिए, तो खाने वाले कितने हो गए घर में? कितने हो गए? 6 हो गए। 6 पीपल इन 50,000 इनकम। तो आप मुझे बताइए कि क्या हम अच्छे से जी पाएंगे 50,000 में? नो, मे बी समवेयर वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखो इनकम जैसे बढ़ता है वैसे यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ रहा है, पर पॉपुलेशन मतलब खाने वाले लोग कितने हैं वो भी मैटर करता है। सो दिन ब दिन हमारा ये जो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट
इट इज नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम में खाली वो आउटपुट आउटपुट और आउटपुट पे ही फोकस कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, प्राइस पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज अ लिमिटेशन। लेट्स गो टू द थर्ड स्लाइड। इट इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यस एक मिनट पीछे वाला स्लाइड करो ना। यस, आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि इसमें हमको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट या आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ज्यादा टाइम भी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मेन पॉइंट्स यू शुड नो हियर कि प्राइसेस आर नॉट कंसिडर्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट कंसिडर्ड, देन डिस्ट्रीब्यूशन नॉट कंसिडर्ड। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कल का एग्जाम्पल लिया है, आपको पता है हमने कल कश्मीर और पाकिस्तान का फेयर लैंड एंड अनफेयर लैंड डिस्कस किया था, जिसमें कश्मीर कैसा था कि भाई 40 मिलियन उसका जीडीपी था, पर उसमें से मिस्टर ग्रीडी 39 मिलियन तो वही ले गया। सो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रॉपर नहीं है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी प्रॉपरली पता नहीं चलेगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट नेशनल इनकम इग्नोर्स द कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। नेशनल इनकम में हम क्या मेजर करते हैं, खाली टोटल प्रोडक्शन, पर वो टोटल प्रोडक्शन लोगों तक कितना और कैसे पहुंचता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। सो दैट इज अ लिमिटेशन। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट। नेशनल इनकम डज नॉट कंसिडर्ड इनकम थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। अब इस बात को समझते हैं कि देखिए इनकम का मतलब क्या है। इनकम कैन बी अर्न्ड थ्रू एनी सोर्स, एक वफादारी से और एक बेईमानी से। आप देखो, वफादारी से कमाऊं कि बेईमानी से कमाऊं, अगर मैंने जितने भी नोट कमाए हैं बेईमानी से, क्या वो नोट पे लिखा होगा कि मैंने बेईमानी से कमाए हैं? करेंसी पे लिखा होता है कि तुमने ईमानदारी से कमाया कि बेईमानी से? तो इनकम है, कैसे भी कमाया आपने। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड्स करके, चोरी चकारी करके, गैम्बलिंग करके, ब्लैकमेलिंग करके, दैट इज ऑल इलीगल एक्टिविटीज, वो अर्न कर रहे हैं। पर क्या वो किसी को जाके बताएंगे कि भाई देख मैंने इसको ब्लैकमेल किया और मुझे इतना पैसा? ऐसे आप ऑफिशियली किसी को बता सकते हो? नहीं। कमा रहे हो पर आप बता नहीं रहे हो कि कौन से सोर्स से कमाया। तो नेशनल इनकम में हम इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू जो इनकम अर्न किया जाता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, वो भी उसका एक लिमिटेशन है। लोगों के पास पैसा है पर हमको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी बताया ही नहीं। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वहां पे तो आप जो लीगल चीजें होती है वही बताते हो, तो वो भी नेशनल इनकम का उसी तरह से करते हैं। बहुत सारे लोग गड्डियां रख के अपने घर में रखे हुए हैं, हमको पता ही नहीं है, पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। So that means national income has the limitation that it does not consider the illegal activities. Next is problem of double counting. अब double counting आपको पता है क्या होता है? What is double counting? Anyone? कोई इनकम को दो बार डबल काउंटिंग क्या होता है? चल कोई इनकम अच्छा, कोई इनकम को 2 बार काउंट करना। वेरी गुड। सो ऐसा कब होता है? जब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का कंसेप्ट पता है आपको? व्हाट इज फाइनल गुड एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड? गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं और इंटरमीडिएट मतलब नहीं मालूम। मैम मे आई? यस यस प्लीज। मैम जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मतलब जरूरी होते हैं भेजने के लिए, और जो फाइनल होते हैं ना वो डायरेक्ट कंजम्पशन हम कर सकते हैं। वेरी गुड। सो दैट मीन्स इंटरमीडिएट मतलब जिन पे अभी भी प्रोसेस होना बाकी है, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। पर फाइनल मतलब जिसको आप ले आए और बिल्कुल कंज्यूम कर लिया। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जैसे पेपर यूज्ड इन प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, रॉ कॉटन यूज्ड इन गारमेंट्स, व्हीट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। अब मैं इसमें से खाली एक एग्जाम्पल आपको समझने के लिए उठाऊंगी कि जैसे मैंने लिखा है रॉ कॉटन यूज्ड इन गारमेंट्स। अब समझो कि मैंने एक जीन्स लिया है और जीन्स का कॉस्ट है 2000 रुपीज। अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने जीन्स का प्राइस आपको बताया तो उसमें कौन सी चीज, व्हाई द प्राइस इज 2000?
उसमें क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया होगा। तो भाई देखो भाई, जीन्स में जिप लगाया, जीन्स में बटन लगाया, जीन्स को कलर किया, जीन्स में पैटर्न बनाया, और मे बी जीन्स में जो कॉटन हमने यूज किया, तो वो सब मिला के 2000 रुपीज का जीन्स ना, कि वो मुझे बोलेगा 2000 का जीन्स है, बटन का पैसा अलग दे, कलर का पैसा अलग दे, ऐसा हो सकता नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब आप कोई चीज लेते हैं ना, तो वो उसका फाइनल प्राइस होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि लोग डबल काउंट कर लेते हैं। डबल काउंट मतलब क्या, जीन्स का पैसा 2000 और उसके बाद ऊपर से 600 रुपये अलग, क्यों भाई, बटन का, जिप का, सो दैट मीन्स कॉस्ट बढ़ जाती है 2600। पर 2000 में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड था तुम्हारा मटेरियल, फिर 2600 क्यों? सो ये जो एरर है, ये जो एरर है, दैट इज नोन एज डबल काउंटिंग। और ये क्यों अराइज होता है? बिकॉज देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। किसको इंटरमीडिएट गुड बोला जाए, किसको फाइनल गुड्स बोला जाए, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। तो ये अगर सिस्टम नहीं है तो डबल काउंटिंग का एरर यहाँ पे होता है नेशनल इनकम में। क्लियर हुआ? यस और नो? आपको मेन हेडिंग्स और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स पता हो? ओके, लेट्स गो टू दी प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम वर्ड किसी ने सुना है इससे पहले कभी? आई थिंक जिन लोगों ने सीबीएसई में से स्टडी किया होगा, मे बी दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टर्म। एनीवन? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ओके। अभी यहाँ वन साइड पेमेंट, हाँ, वन वे पेमेंट, वन साइड पेमेंट। अब ये जो ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट है ना, जब आप सेकंड ईयर बीकॉम में जाओगे ना, तो आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे ये चीज को। पर हमको अभी सिर्फ एक या दो लाइंस में ये चीज को समझना है। सो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या? देखिए, ऐसी चीजें जिनके लिए आपने काम नहीं किया है, सर्विस नहीं दी है, पर फिर भी आपको वो बेनिफिट दिया गया है, जैसे कि पेंशन। अब पेंशन को ट्रांसफर पेमेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपको लगता है कि पेंशन के लिए मैं एक्स्ट्रा सर्विस देती हूँ। देखिए, मैं जहां पे जॉब कर रही हूँ, पेंशन मेरा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट में चला जाता है। पर क्या वो मुझे ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देखो, हमने तुमको पेंशन भी दिया है तो तुम 1 घंटा ज्यादा काम करके जाओ? ऐसा बोल सकते हैं? मैंने पेंशन कमाने के लिए कोई काम नहीं किया है, मेरे को जो काम करती हूँ उसका मेरा सैलरी मिल जाता है। बट पेंशन इज समथिंग, आई एम नॉट गिविंग देम एनीथिंग, बट दे आर गिविंग मी बेनिफिट। समझो आज जय मेहता को मैंने बहुत खुश होके एक गिफ्ट कर दिया, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जय को बोलूंगी कि जय अभी तुझे भी मुझे गिफ्ट देना ही पड़ेगा ना, ना चले ऐसा, तुमको देना ही पड़ेगा, मैंने तुमको ऐसे आप कर सकते हो। गिफ्ट इज ऑल्सो वन वे पेमेंट। तुम खुशी से, रेस्पेक्ट से, खुश होके किसी को देते हो। अभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब क्या कि जैसे अभी ये कोरोना का टाइम था और नरेंद्र मोदी ने इतने लोगों को फ्री में खाना मिलाया। अभी भी आप देखो कि टिफिन सर्विसेज बहुत जगह पे चल रही है, जो भी लोग होम क्वारंटाइन है उनको बताया जा रहा है कि यहाँ से आप टिफिन सर्विस ले सकते हो। तो ये टिफिन सर्विस, तो वो बंदा बोलेगा कि यार अभी मैंने तेरे को टिफिन दिया था, अब मैं जब सेल्फ क्वारंटाइन हो जाऊं तो तू भी मुझे टिफिन देना। ऐसा आप सेवा दे रहे हो, तो सेवा इज ऑल्सो वन वे पेमेंट। स्कॉलरशिप, आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किया, तो हमने आपको बोला कि भाई चलो आपकी फीस 27,000 है, तो 27,000 में से तुम मुझे 7,000 ही देना, 20,000 का डिस्काउंट। क्यों? बिकॉज यू आर एकेडमिकली गुड, तो मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, स्कॉलरशिप दे दिया। सो एनीथिंग which is a one-sided payment and you don't expect anything in return, you don't expect anything in return, is known as transfer income. I hope this is clear. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, very good. So write down, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर इनकम मीन्स वन वे पेमेंट, और उसका आपको एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे पेंशन है, सब्सिडी है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, स्कॉलरशिप है। देखिए, एग्जाम्पल मैंने 4 दिए, तो आपको एमसीक्यू में कोई और भी पूछा जा सकता है, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि क्या ये ऐसा इनकम है जिसमें मैंने सर्विस नहीं दिया और फिर भी मुझे मिला। अगर वो है तो वो ट्रांसफर इनकम है।
वन साइडेड पेमेंट है तो वो ट्रांसफर इनकम है. इज वेजेस एंड सैलरीज अ ट्रांसफर पेमेंट? No. वेजेस एंड सैलरीज, No. यस और नो? No. क्यों? No. क्यों No, नहीं? ma'am. क्यों मैम नहीं? बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग, वो सर्विस दे रहे हैं. वेरी गुड. सो दैट मीन्स जहां पे तुम काम करते हो और पैसा लेते हो वो ट्रांसफर इनकम नहीं है, पर काम नहीं करते हो और फोकट में ले जाते हो तो वो तुम्हारा ट्रांसफर इनकम हो गया. चलिए, वेरी गुड. क्विकली जस्ट मैं वापस आपको एक बार बता दूंगी, जल्दी जल्दी जाऊंगी अभी मैं. लिमिटेशंस ऑफ रियल इनकम में प्राइजेस कंसिडर नहीं होते हैं, पॉपुलेशन कंसिडर नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इलीगल एक्टिविटीज नहीं होते हैं, डबल काउंटिंग का एरर होता है एंड ट्रांसफर पेमेंट कैलकुलेशन भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में. सो दीज आर दी 6 important limitations of dash Right. Real national income. real national income, which is also known as gross national product. वेरी गुड. आपको आ गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. लिमिटेशंस ऑफ रियल पर कैपिटल इनकम. पहले हमने क्या किया? रियल नेशनल इनकम के लिमिटेशंस किए. अब हम क्या कर रहे हैं? रियल पर कैपिटल इनकम के लिमिटेशंस. सो पहले आप नोट डाउन करेंगे कि पहले मैं एक्सप्लेन करूं? पहले नोट डाउन कर लेता हूँ. ओके. सो मैं आपको थोड़ा बहुत बोलती जाती हूँ. फर्स्ट पॉइंट, ये भी आपको सिर्फ गो थ्रू करना है. मैं वापस बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है, मेन हेडिंग पता होना चाहिए. चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? लिमिटेशन मे नॉट बी अ राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सेकंड, इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. Third, ignores problems with basic needs. Fourth, fails to measure changes in the output. Fifth, international comparison is not accurate. International comparison is not accurate. Sixth point, does not consider social cost. Does not consider social cost. And the last point is accurate estimation is difficult. Accurate estimation is difficult. Okay. चलिए, मैं आपको फटाफट ये थोड़ा जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. कैमरा ऑन रखिए. मैं तो सिर्फ 3-4 बच्चों को ही देख पा रही हूँ. देखो, एक है ना, मैं आपको नाम भी बता दूं तो मुझे भी याद रहे. देखो, जय मेहता का और खुशबू का तो ऑलवेज कैमरा ऑन होता है. देन झील कोठारी एंड धवल का कैमरा ऑन है. आशका, सुजल, निधि, ठीक है, इतने ही बच्चे हैं. ठीक है, तो बाकी सबको इनसे सीखना है और अपना कैमरा ऑन करना है. ठीक है, ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, मे नॉट बी राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या होता है कि आपके पास कैसा खाना पीना उठना बैठना आपका कैसा है. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंडेंट होता है? जैसा मेरा इनकम वैसा मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा अच्छे से जी सकती हूँ. मेरे पास पैसा कम होगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपको कम दिखेगा. पर रियल पर कैपिटल इनकम मतलब क्या? रियल पर कैपिटल इनकम का हमने फॉर्मूला क्या किया? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रियल कैपिटल इनकम? अभी अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था. फॉर्मूला आपने लिखा होगा. मैम मे आई? रियल नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन. तो देखिए, रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार मेरा इनकम तो 1 लाख है पर बचता ही नहीं है घर में. कहाँ चला जाता है, कौन खा जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली रिलेटेड हो. जरूरी नहीं है. अच्छा, आप मुझे बताओ कब ऐसा हो सकता है कि मेरा 1 लाख का इनकम भी कम पड़ रहा है यार? कब ऐसा हो सकता है?
क्यों मुझे 1 लाख भी कम पड़ रहे हैं? जब एक्सपेंस ज्यादा हो, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ज्यादा हो, पॉपुलेशन ज्यादा हो, देन किसी ने अभी क्या बोला, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा हो। अगर महंगाई ज्यादा है, अब 1 लाख में से 80,000 तो खाली मेरा खर्चा है, क्योंकि महंगाई इतनी है, तो बाकी बचते कितने हैं? मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। सो दैट मीन्स आप इनकम को देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हारा इनकम ज्यादा है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा ही होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम में प्राइजेस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी मैटर किया जाता है, पर रियल पर कैपिटल इनकम से आपको वो पता नहीं चलता है, राइट? Second point, ignores the distribution of national income. This point is same. I will not explain this. ये वही है distribution वाला point जो मैंने previous slide में बताया था। वो जो कौन सा था हमारा मिस्टर ग्रीडी, जो 39 मिलियन लेके गया 40 मिलियन में से। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना भी जीडीपी था वो एक ही बंदे के पास चला गया। तो रियल पर कैपिटल इनकम में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का पता नहीं चलता है। थर्ड पॉइंट इज इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम्स विद द बेसिक नीड्स। आप देखिए, मेरा इनकम बहुत अच्छा है, पर मैं एजुकेशन पे स्पेंड करना ही ना, मुझे ऐसा लगता है यार पढ़ाई करके क्या करना है। मेरे आप में से भी कितने सारे लोग ऐसे होंगे कि भाई बाप दादा का बिजनेस पढ़ा है, पढ़ के क्या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम इतना इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इनकम अच्छा है, पर इनकम में से वो न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं ना, वो आपको रियल पर कैपिटल इनकम से पता नहीं चलता, पर वो डेवलपमेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कंट्री में डेवलपमेंट देखना है तो मैं कहाँ से देख सकती हूँ कि भाई लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोगों का हेल्थ कैसा है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे हम कंसेप्ट वही डिस्कस कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। तो रियल पर कैपिटल इनकम तो खाली लोगों का इनकम बता रहा है, पर वो इनकम कौन सी चीजों पे खर्च किया जा रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम अननेसेसरी चीजों पे स्पेंड कर रहे हो तो फिर काहे का डेवलपमेंट, इकोनॉमी में पैसा होने के बावजूद डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दैट मीन्स रियल पर कैपिटल इनकम इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ द बेसिक नीड्स। Why? It only tells about the income of the people, but it does not tell that how much income is spent on what, and which is very important. ठीक है? Next, fails to measure changes in the output. तो ये पॉइंट इज रिलेटेड विद चेंजेस इन प्राइस ही कंसीडर नहीं करता, तो चेंजेस इन आउटपुट भी कंसीडर नहीं करता। प्राइजेस चेंज होते हैं वही हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो चेंजेस इन आउटपुट विल नॉट बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन इज नॉट एक्यूरेट। अब इंटरनेशनल कंपैरिजन मतलब क्या? अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो आप उसका डेवलपमेंट देखना चाहें तो आप तो डॉलर्स में देखेंगे, हमारा देखना चाहें इंडिया का तो रुपीस में देखेंगे। और क्या डॉलर और रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है वो सेम है? वो सेम है नहीं, रुपीस का अलग है, डॉलर्स का। $1 इज इक्वल टू व्हाट नाउ? एनीवन? एक्सचेंज रेट $1 इक्वल्स टू $1 equals to, who said? हाँ, कितना बोला सुजल? 73.38। हाँ, समथिंग 72 या 73 जो लास्ट मैंने पेपर में देखा था, राइट? सो $1 इक्वल्स टू 72। तो आप अगर यूएसए में और इंडिया के डेवलपमेंट में कंपैरिजन करना चाहे तो बहुत डिफिकल्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री का एक्सचेंज रेट सेम नहीं होता है। Does not consider the social cost. Now very important, what is the meaning of social cost? Social cost का मतलब क्या है? मेरी इकोनॉमी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत डिजिटलाइजेशन हो चुका है, टेक्नोलॉजी वाह वाह क्या, देखो अभी हम क्लासेस भी कर रहे हैं, तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। मैं इंडस्ट्रीज बढ़ा रही हूँ पर पोल्यूशन कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे घरों का स्कीम ला रही हूं पर क्या कर रही हूं? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके। सो व्हाट इज द सोशल कॉस्ट? आप डेवलप हो रहे हो,
पर किसकी कॉस्ट पे? आप एनवायरनमेंट को हार्म करके खुद डेवलप हो रहे हो। आई डोंट रिमेम्बर द मूवी, पर आपने वो शायद एक अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें वो सब मोबाइल्स, वो नेटवर्क की वजह से बहुत सारे बर्ड्स का डेथ हो रहा था एंड देन 2.0 2.0 हाँ हाँ राइट। तो ये जो मूवी थी दैट वाज एक्चुअली कि आप देखो मोबाइल के बिना तो हम अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते, पर आपने कभी ये सोचा कि मोबाइल की वजह से क्या हो रहा है? ये जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है या नेटवर्क की वजह से जो बर्ड्स का जो लाइफ कम हो रहा है, सो दैट इज सेम यू आर व्हाट सोशल कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर द डेवलपमेंट, राइट। सो रियल पर कैपिटल इनकम से ये पता नहीं चलता है कि आपने वो पैसा कमाने के लिए सोशल कॉस्ट कितना पे किया। आपने कमाया तो सही, पर किसकी कॉस्ट पे? सोसाइटी की कॉस्ट पे, राइट। एंड लास्ट इज accurate estimation is difficult. So देखो रियल पर कैपिटल इनकम किस पे डिपेंडेंट है? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम ही एक्यूरेट नहीं होगा तो रियल पर नेशनल इनकम कहाँ से एक्यूरेट होगा? क्योंकि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा कि इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू जो इनकम होता है वो तो कंसिडर ही नहीं होता, तो वो एवरेज इनकम भी कम आएगा। एवरेज इनकम कम आएगा तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो भी रॉन्ग आएगा। सो दैट मीन्स जो भी एक्यूरेट एस्टिमेशन है वो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है मेजर करना, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने क्या किया, क्या पढ़ा? मैं जाऊं प्रीवियस स्लाइड पे? चलिए थोड़ा फटाफट यस थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने क्या स्टार्ट किया है, आपको सामने स्क्रीन होगा। हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किए, इनकम इंडिकेटर। हाँ, ये एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम इंडिकेटर्स में क्या आता है और नॉन इनकम इंडिकेटर्स में क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए। सो इनकम इंडिकेटर्स में हमने किया रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटल इनकम। नॉन इनकम इंडिकेटर्स में हमने क्या किया? PQLI। रियल मतलब कांस्टेंट प्राइस। रियल नेशनल इनकम का मीनिंग किया टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रियल टर्म्स। रियल पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला किया रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। PQLI का फॉर्मूला किया व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिमिटेशंस किए किसके, ये मैं रीड आउट नहीं करती हूँ बट जस्ट आपके लिए कि हमने रियल नेशनल इनकम के लिमिटेशंस किए और लिमिटेशंस फॉर द पर कैपिटल इनकम, राइट। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, बिकॉज मेरा प्लान तो था थोड़ा और, बट देन आई डोंट थिंक सो आपके लिए थोड़ा ओवरडोज हो रहा है, दैट इज व्हाट आई फील, राइट। So I think this much is enough for today. So now anyone would like to ask anything? So please you can ask. Anyone? मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बोलना है तो बोलो। बोलना है किसी को कुछ? नो मैम। हाँ चलिए कैमरा तो ऑन करो, कैमरा तो ऑन करो। चलिए सब बच्चा पार्टी फटाफट कैमरा ऑन करो। देखो अभी मुझे नाम लेने पड़ेंगे, प्रताप नगर उमंग, फिर प्रताप नगर धारा। आधे से ज्यादा बच्चों को तो मैंने देखा ही नहीं होगा। तुम लोग कैमरा ही ऑन नहीं रखते हो क्यों? बहुत शर्म आती है कैमरा ऑन रखे में ऐसा। देखो एक भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इतना बोलने के बाद भी। कितने ओबीडियंट बच्चे हैं। सार्केस्टिकली बोला हाँ। चलिए ठीक है। सो एनी डाउट्स? अदरवाइज आई एम डन फॉर टुडे। No doubt. नो, किसी ने बोला नो डाउट के बोला डाउट? No doubt, ma'am. नो डाउट। सो दैट मीन्स सबको सब समझ में आ रहा है, फुल ऑन फुल वाले बच्चे है ना? ठीक है चलिए। सो आई विल एंड द मीटिंग हियर एंड बाय। देखो अभी अभी कोई नया बच्चा का चेहरा मुझे दिखा, रुको, 2 बच्चे नए आए। एक प्रताप नगर आयुष, हाय गुड मॉर्निंग। हाँ और भी एक बच्चा था। अभी धीरे धीरे कैमरा, हाँ देखो देखो मुझे पता चलेगा कि आप ऐसे दिखते हो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करूंगी। नहीं क्वेश्चन नहीं करूंगी, हाँ टेंशन मत लो, ठीक है। हेतवी मुझे दिख रही है कैमरा ऑन किए हुए, हाँ थोड़े थोड़े देखो ऐसे मस्त कैमरा ऑन रखा करो। कितने सुंदर हो मुझे भी तो पता। वो कौन सा सॉन्ग है, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, राइट। चलिए ठीक है, ओके बाय एवरीवन। See you in the next week and Good day, keep ma'am. making notes, keep working hard,
keep asking doubts which is very, I can see भक्ति के साथ कोई some छोटा बच्चा, इसका भतीजा। भतीजा, हाँ, क्लास अटेंड कर रहा है, हाय, ओ हो, हाय। अभी बेटा हाय का टाइम नहीं है, अभी बाय बोलने का टाइम है, अभी मैडम भी जा रही है, ठीक है, मैडम के बच्चे उठने वाले हैं अभी, चलो बाय गुड Good day, ma'am. बाय बाय, थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू एवरीवन।